अब अगर गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा सोचे, अल्टीमेटली सपोर्ट तो गवर्नमेंट की चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेट कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ गया। एक कस्टमर, एक बायर के लिए अगर उसका प्लांट चल रहा हो, उसको वो मैटर करेगा, प्राइस उस वक्त मैटर नहीं करेगी। सो इट्स मोर ऑफ अ रिलायबिलिटी देन प्राइस। रोज के रोज हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, जो हम महीने में एक बार खरीदते थे। अच्छा, आज की डेट में ये है। और कमिटमेंट लेवल जो आज हमारा कस्टमर के साथ है, हमें खुद नहीं पता हम कैसे उसको मैच करेंगे। स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ा इशू है कि अवेलेबिलिटी ख़त्म हो रही है। प्राइसिंग ठीक है, आज सिर्फ मेरी प्राइस नहीं बढ़ रही, सबकी प्राइस बढ़ रही है, एक्सेप्ट भी हो जाती है। बट अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या और बेचोगे क्या? पिछले लगभग 2 महीनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध दुनिया भर को परेशान किए हुए है। व्यापार पर संकट के बादल हैं, एक्सपोर्टर्स बुरी तरह से परेशान हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये युद्ध खत्म कब होगा, परिस्थितियां सामान्य कब होंगी, इस बारे में कोई नहीं जानता। जालंधर में वॉल्व्स का कारोबार बड़े पैमाने पे होता है। कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो दुनिया भर में वॉल्व्स एक्सपोर्ट करती हैं। उन्हीं में से एक है आतम वॉल्व्स लिमिटेड। आज हम बात करेंगे आतम वॉल्व्स लिमिटेड के एमडी मिस्टर अमित जैन से और जानेंगे कि इस युद्ध का व्यापार के ऊपर क्या असर पड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। थैंक यू मनु जी, थैंक यू। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो ये युद्ध है बीते 2 महीने से लगभग 2 महीने हो जाएंगे चला हुआ है, इसके ऊपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ा है? सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू यू, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया आपने। थैंक यू। एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, फ़र्क तो है जी, हर चीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है। वॉर मतलब सिर्फ जियो पॉलिटिकल नहीं है, ये इम्पैक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, ऑयल प्राइसिंग बढ़ रही हैं, स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ा इशू है कि अवेलेबिलिटी ख़त्म हो रही है। प्राइसिंग ठीक है, आज सिर्फ मेरी प्राइस नहीं बढ़ रही, सबकी प्राइस बढ़ रही है, एक्सेप्ट भी हो जाती हैं। बट अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या और बेचोगे क्या? सबसे बड़ी इंडस्ट्री को आज की डेट में ये प्रॉब्लम आती है जी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, प्रोबेबली ये कहीं विदेश से आता होगा जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत चीज़ें हैं, शिप ब्रेकिंग में ज़्यादा रॉ मटेरियल निकलते हैं हमारे। अच्छा। अब वॉर के कारण शिप्स भी प्रॉपर नहीं आ पा रही हैं और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जो इंपोर्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, वो बिल्कुल ही इम्पैक्ट हो चुका है और बुरी हालत है। रोज़ के रोज़ हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, जो हम महीने में एक बार खरीदते थे। अच्छा, आज की डेट में ये है। और कमिटमेंट लेवल जो आज हमारा कस्टमर के साथ है, हमें खुद नहीं पता हम कैसे उसको मैच करेंगे। अच्छा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं है, मटेरियल बनेगा नहीं, तो कमिटमेंट कैसे पूरी होगी? ये प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। चेंजिंग प्राइसिंग, जो लगातार प्राइस चेंज हो रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल के भी प्राइस चेंज हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ आज 1 रुपये की है, आपको नहीं पता कि कुछ घंटे बाद उसकी कीमत 10 रुपये हो जाएगी। तो आप जो आपका बायर है उसके साथ रेट कैसे तय करोगे, ये भी एक समस्या बनी हुई है। डेफिनेटली ये भी एक समस्या है। जैसे मैंने बताया कि रेट्स चलो बढ़ जाते हैं। आज हम बायर के साथ बात करते हैं कि ये जो रेट्स हमने आज लिस्ट बनाई है, ये 15 दिन के लिए है। 15 दिन में आप जो ऑर्डर्स दोगे, हो सकता है मुझे उसको पूरा करने में 1.5 महीना 2 महीने लग जाए, बट वो हमें ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि
एक कमिटमेंट है हमारी मार्केट में, एक रेपो हम लेके निकले हैं, आतम का जो भी रेपो बनाया है थैंक्स टू माय फादर, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है और सेटबैक्स भी लेने पड़ते हैं, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, वो चलता रहता है। बट कमिटमेंट लेवल की जो बात करें, बहुत मुश्किल हो गया है। रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, मटेरियल बनेगा नहीं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मुझे ये लगता है कि वॉर जैसे डिसरप्शंस हो रही हैं, ये कई जगह पे अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि आज एक एरिया है जो सफ़र कर रहा है, जहाँ से कोई मटेरियल लेते थे, वहाँ पे डिसरप्शंस हो गई, मटेरियल नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि शायद हम मटेरियल अपना वहाँ बेच सकें। अच्छा, उसके लिए हमें इक्विप्ड होना पड़ता है, अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, ताकि अगर कहाँ भी डिसरप्शंस हैं वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसको इन कैश कर सकें। इंडिया बीइंग सेफ जोन, अभी तक तो ये कह सकते हैं कि इंडिया पे रिलाई कर सकते हैं, सेफ जोन है। हाँ जी। तो अगर हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी प्रॉपर वे से मिलती रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है दुनिया भर में, वहाँ कंस्ट्रक्शंस भी होंगी, बिल्कुल दोबारा बनेंगे। मेरा काम वॉल्स का है, ऑयल एंड गैस में काम होता है, रिफाइनरीज में काम होता है। रिफाइनरीज कितनी तबाह की गई हैं, वो सब दोबारा बनेंगी। तो मैं मतलब ठीक है, नुकसान तो है ही है, बट तो अगर अपॉर्चुनिटीज देखें, अपने आप को ऑप्टिमिस्ट लेके चलें, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकलती है, प्रोवाइडेड हमें मटेरियल टाइमली मिलता रहे। सर आज की डेट में प्राइस इतना फैक्टर नहीं होता। अच्छा, स्ट्रीमलाइन, जो उनका मटेरियल स्ट्रीमलाइन हो जाए, वो मैटर करती है चीज़। एक कस्टमर, एक बायर के लिए अगर उसका प्लांट चल रहा हो, उसको वो मैटर करेगा, प्राइस उस वक्त मैटर नहीं करेगी। सो इट्स मोर ऑफ अ रिलायबिलिटी देन प्राइस। तो हमें रिलायबल बनने के लिए अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम अपने आप को और बढ़िया तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। हमने चाइना से कम्पीट करना है, नो डाउट वी आर फार बिहाइंड चाइना से टेक्नोलॉजी वाइज, अभी तक तो हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम अपने आप को सुधार सकें चाइना से कम्पीट करने के लिए। और वर्ल्ड मार्केट खुली है, इंडिया को आज सब मतलब बुलाते हैं, इंडिया का नाम अच्छा निकल रहा है। और अगर हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे, रिलायबल सोर्स बनेंगे कस्टमर्स पे, क्यों नहीं मानेंगे वो हमें। राइट। तो फिलहाल जो आपकी असेसमेंट है कि पिछले 2 महीने में अगर हम वॉल्स की बात कर लें तो एक्सपोर्ट कितने % कम हो गया होगा इन्हीं बातों के चलते? सब परसेंटेज वाइज तो आई थिंक हाफ से भी कम हो गया होगा। अच्छा, बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट तो सबके आया है, वो तो आएगा भी। बट जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये। अगर आप पे सिर्फ आया हो ना तो आपको चिंता होती है, सब पे आ रहा है। अगर सिर्फ मेरे पे आएगी ना तो मैं सोचूंगा यार कहीं गड़बड़ चल रहा है। यहाँ तो दुनिया भर में गड़बड़ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ना सोचते हुए हमें एक अच्छी सोच लेके पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। वर्ल्ड मार्केट बहुत बड़ी है और हमें अच्छा सोर्स बनना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, तो जो आपके पास शिपमेंट्स रेडी हैं वो बायर तक पहुंचाने के लिए भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, ये मिडल ईस्ट जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल ही बंद है। बिल्कुल आज की डेट में हमारी कुछ शिपमेंट्स मुंबई पोर्ट पे पड़ी हैं, कुछ रेडी पड़ी हैं जो कस्टमर्स ने मना कर दिया अभी मत भेजना। अच्छा, मना किया है अभी मत भेजना, जब खुल जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, मटेरियल तो अल्टीमेटली उनको चाहिए ही। तो बस ये डिलेस जो हैं वो अल्टीमेटली आपके साइकिल को खराब करते हैं। तो इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि मटेरियल आपके पास आज 600-700 लोग काम करते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपको वो चलाना है। तो चलाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। आपको ऑर्डर आए ना आए, आपको मटेरियल बनाना है। क्योंकि इन एंटीसिपेशन हमें पता है ये ऑर्डर आएगा ही आएगा और ये मटेरियल निकलेगा ही निकलेगा। आज नहीं निकलेगा, 2 महीने बाद निकलेगा। बट आपके पास इतनी क्षमता चाहिए और बैंक्स और गवर्नमेंट बीइंग सपोर्टिव, तो वो करते हैं सब कुछ आपके लिए। ऐसे हालातों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्टर्स की सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट
जितना कर सकती है मेरे हिसाब से वो कर रही है। ओके ऑयल प्राइसेस को उसने मेंटेन किया हुआ है अभी तक। अवेलेबिलिटी गैस की, देयर इज़ नो डाउट, प्रॉब्लम तो चल रही है, शॉर्टेज है, बट फिर भी अवेलेबल है। इम्पैक्ट हो रहा है, बट अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, जैसे हम देखते हैं कि बाकी देशों में प्रॉब्लम चल रही है, गैस ही नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम बोले कि यार हमारा तो काम ही बंद हो गया। काम कम ज़रूर हो गया, बट Right. बंद नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट हर तरह से कोशिश कर रही है, तो इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अब अगर गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा सोचे, अल्टीमेटली सपोर्ट तो गवर्नमेंट की चाहिए ही चाहिए। चाहिए। तो फ्रेट कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ गया। अच्छा, क्योंकि मटेरियल शिपमेंट्स लेट होंगी, सब कुछ होएगा, मटेरियल लेट आएगा, फ्रेट कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में हमें सपोर्ट करे, सो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मनु जी, हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टिंग करेंगे तो किससे करेंगे? अल्टीमेटली हम टैक्स पेयर्स हैं, हम अच्छा टैक्स देते हैं जी। तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेक्टेशंस भी हमारी बढ़ती जाती हैं कि हम ये करें, हमें गवर्नमेंट से ये मिले। आई डोंट नो, मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स चलती हैं, कैसे है, बट मुझे लगता है कि बहुत कुछ और भी सपोर्ट में आ सकता है इंडस्ट्री के। क्योंकि हम और देशों में देखते हैं गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, स्पेशली चाइना में गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो यहाँ ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती। फिर हमारे स्टेट वाइज आ जाता है, तो स्टेट वाइज तो प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, उसमें ना ही जाए तो अच्छा है ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के मौके पर भी देखा जाना चाहिए। जहाँ बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो गई है, कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू होगी, फिर से सामान चाहिए होगा, उनके लिए इंडिया एक बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं ऐसे हालात। लेकिन अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और उसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, तो मेरे को लगता है कि जितना फ़िलहाल जो घाटा सहना पड़ रहा है उससे उबर भी पाएंगे और अपना जो बिज़नेस है उसको ज़्यादा एक्सपेंड भी कर पाएंगे। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। मैं तो पहले दिन से जी, मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव वे से ही सोचता हूँ कि आज अगर नुकसान हो रहा है तो इसका भी कुछ डिफरेंट ही रिजल्ट आएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है, मेरी तरफ से तो है, मैं तो यही सोचता हूँ। और मेरी टीम को हम यही गाइड करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा मटेरियल बनाओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करो, ताकि कोई कस्टमर अगर हमें अपना सोर्स बनाने की कोशिश करता है या अपॉर्चुनिटी देता है तो हम पूरे रिलायबिलिटी के साथ उसके साथ खड़े रहें और वो इधर उधर ना देखें। चलिए, अपने दर्शकों को आज हम ये भी बताएंगे कि वॉल्व होते क्या हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। आतम वॉल्व्स लिमिटेड का नाम को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, भारत में भी सुना, भारत के बाहर भी सुना, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग करते क्या हैं? सो बेसिकली वॉल्व्स जो हैं, आसान भाषा में समझाऊं तो किसी भी फ्लो को मेंटेन करना है तो उसके लिए वॉल्व चाहिए। ओके। पाइपलाइन है, पाइपलाइन में पानी चलता है, ऑयल चलता है, स्टीम चलती है, गैस चलती है, वो तो चल रही है। अब उसको मेंटेन करना है, उसको स्लो करना है, फास्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हमें वॉल्व की ज़रूरत होती है। ये तो मैंने आसान भाषा में समझाया। बाकी इक्विपमेंट जो होता है उसको वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम मतलब शुरू में जब मैं काम में आया था तो बोलते थे जो टैंकियों पे लगते हैं ना जी, चक्री वाले, वो वॉल्व बनाते हैं हम। हाँ, वो वॉल्व बनाते हैं। उसके बाद वो हैंडल्स वाले आ गए, बॉल वॉल्स आ गए, उसके बाद मतलब n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जी। छोटे से लेके बड़े साइजेस तक हम वॉल्व बनाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में, इंटरनेशनल लेवल पे जो शिपयार्ड्स हैं, डिफेंस के हैं, वो सब वॉल्व्स बनते हैं जी। ठीक है। तो इसमें आप डिफेंस सेक्टर में भी अपनी प्रोडक्शन जो है आपकी? बिल्कुल, डिफेंस में अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है, साल ही हुआ है हमें। अच्छा जी। तो क्योंकि अब आपने देखा इंडिया का डिफेंस बजट भी बहुत अच्छा आया है और डिफेंस में वो बहुत अग्रेसिव भी हो गए। मेक इन इंडिया के बाद मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने, ब्रह्मोस है, इन्होंने शुरू किया है। तो अभी मुझे लगता है कि डिफेंस में भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी विद इन इंडिया भी है। अच्छा जी। तो अभी हमने उसके भी वॉल्व शुरू किए हैं। 1 साल हुआ है, अभी उस पर डेवलपमेंट ही चल रही है, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ठीक। हाँ जी। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर,
चाहे बिजनेस आपके फादर से आपको मिला, लेकिन आपने उसमें बहुत सारी चेंजेस करी हैं, स्पीड दी है, आधुनिकता लेकर आए हो, थोड़ा उसको मॉडर्न बनाया है। तो उस बारे में बताइए कि आपकी कंपनी का आईपीओ भी है और आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन भी है। आप खुद यूनिफॉर्म पहन के आए, ये बहुत बड़ी बात है। नेम प्लेट मैंने ही उतरवाई है जो आपने अपना आई कार्ड डाला हुआ था। ये सफ़र कैसा है? मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ जी, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ठीक है। उन्होंने आज तक मुझे कभी रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आई एम हेयर टू गाइड, मेरा एक्सपीरियंस जो लेना है ले लो, उसको इनकैश करना करो। तो मुझे यही है कि उनका शुभ नाम मिस्टर विमल जैन? श्री विमल जैन जी। विमल जैन, हाँ, ठीक है। तो काम उन्होंने शुरू किया, मैंने 82 में उन्होंने शुरू किया था वॉल इंडस्ट्री को, 99 में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा जी। तो 2020 में हमने आईपीओ अपना लेके आए थे, लॉन्च किया था। तो 2020 में पूरा दुनिया बंद थी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, कोरोना पूरे पीक पे था। तो एक बार तो हमें सोच आई कि ये आईपीओ हमारा कहीं रह ना जाए, हम करें या ना करें। बट थैंक्स टू माय फादर्स रेपो, तो लोगों ने बहुत ट्रस्ट दिखाया और अराउंड 3 टाइम्स हमारी सब्सक्रिप्शन हुई थी। अच्छा। तो छोटा सा आईपीओ लेके आए थे, क्योंकि हमें ये लगा था कि ये बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। अगर हम इसमें घुसते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें आगे मिल सकती हैं, जो आगे आज हम फील कर रहे हैं हमें मिल रही हैं। और लाइक आई सेड, मेरे को हमेशा पापा ने सपोर्ट किया है, कभी रोका नहीं। तो उसके कारण फिर धीरे धीरे मैंने एक कोर्स किया, बिजनेस कोच इंडिया से राहुल जैन का कोर्स किया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी। तो 9 मंथ्स का कोर्स है। मैंने कोर्स इसलिए किया कि मैं चाहिए चाहता था, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। एक 24 साल का, एक 22 साल का है, दोनों यूके से पढ़ के आए हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है मुझे। तो मुझे ये था कि वो जो स्टडी करके आए हैं, हमारी स्टडीज़ पुरानी हैं, हम एक लाला टाइप कंपनी में काम करते हैं, उस हिसाब से ही जो कुछ भी हो मेरे थ्रू हो, मेरे को पता होना चाहिए मेरी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, स्टफ लाइक दैट। मतलब हर कुछ मेरी टेबल से जाए, मेरे टेबल। तो मुझे ये था कि जो बच्चे पढ़ के आए हैं तो उनके साथ अलाइन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये कोर्स इसलिए किया, बच्चे हैं, हाँ, नई सोच के बच्चे हैं। तो मैंने ये कोर्स इसीलिए किया जिसमें सिर्फ सिस्टम्स पे काम किया जाता है। पर्सनल ओरिएंटेड काम नहीं है, सिस्टम ओरिएंटेड काम है। आप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी आके बैठ जाए, वो काम चला सके। अगर अमित जैन आज काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा, कल को नहीं करेगा तो काम नहीं रुकेगा, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है। तो हमने उस पे काम किया। ये तो चलो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म डाली, बैचेस डाले। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे जो स्टाफ है वो भी अवॉइड करेगा कि सर नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। तो ये भी चीज़ें हमें सिखाई गई। अब बच्चे भी ये सब देख के आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ही अलाइन हो जाऊँगा उनके साथ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि पापा ने पहले दिन से कुछ मुझे कहा ही नहीं। बट आज की डेट में मैं देखता हूँ कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आज भी अपने फादर से पूछ के काम करते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते क्योंकि फादर नहीं मान रहे। तो आगे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो अपने आप को सिर्फ अलाइन करने के लिए हमने सिस्टम ओरिएंटेड काम शुरू किया और सब इंजॉय कर रहे हैं। सब इंजॉय कर रहे हैं, सब छुट्टियां भी मनाते हैं, घूमते फिरते हैं और काम चलता रहता है। आपकी नज़र में कोई बिजनेस सक्सेस होने का मूल मंत्र क्या है? आप पॉजिटिव सोचो और बड़ा सोचो, बस। आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और सक्सेस भी मिलेगी। मैं तो अभी तक ऐसे ही करता आया हूँ। बहुत सारी कंपनीज, हम अपने जलंधर की बात कर लें, बहुत ऊंचे लेवल पर गई लेकिन एकाएक नीचे आके गिरी। जाहिर सी बात है, जब आप किसी फील्ड में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, आप असेस भी करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, कौन आगे जा रहा, अगर कोई पीछे छूट गया तो उसकी वजह क्या रही। आप क्या मानते हैं, बिजनेस हाउसेस फेल क्यों होते हैं? इनडिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है जी, इनडिसिप्लिन। अच्छा। इनडिसिप्लिन में सब कुछ आता है जी, काम करने से लेके पैसे खर्चने तक। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कमा क्या रहे हैं और खर्च क्या रहे हैं जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये ज़रूरी है। और जनरेशन टू जनरेशन
पास होनी चाहिए ये चीज़। जहाँ पे ये चीज़ फेल हो जाती है वहाँ पे आप देखो फैमिलीज ख़त्म हो जाती हैं, बिजनेस हाउसेस ख़त्म हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा। मेरे पापा एक चीज़ बताते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी, और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। खाली भी हो जाता है। तो आपको मेंटेन करना है कि जो भी घड़े से बाहर निकल रही है ना चीज़, उस पे खर्चने की कोशिश करो, घड़े को मत छेड़ो। घड़े को मत छेड़ो। सो डिसिप्लिन में रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। कभी कुछ नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से वापस लौटते हैं युद्ध की तरफ। हाँ जी। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये पता ही नहीं है कि ये संकट कितने दिन का है, कब तक चलेगा और इससे असर क्या होगा। तो ऐसे हालातों से निपटने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? मैंने जैसे बताया कि मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मेरी फैक्ट्री में आज की डेट में डेवलपमेंट चल रही हैं, नए नए अच्छा। प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट चल रही हैं। अच्छा। जो काम हम सोच रहे थे कि हमें ये करना है, क्योंकि रूटीन में आप नहीं कर पाते हो, तो हमें ये लगा कि आज की डेट में अगर काम थोड़ा कम है तो हम डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, जो हमने रोकी हुई थी। तो हमारे सिर्फ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अच्छा, नए प्रोडक्ट्स के ऊपर? नए प्रोडक्ट्स के ऊपर नए डिज़ाइंस आ रहे हैं। जैसे डिफेंस की बातें हुई कि डिफेंस में, शिपिंग में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, हम उस पर R&D कर रहे हैं। और इन हाउस डेवलपमेंट है सब कुछ, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहे हैं कि लेट्स डेवलप समथिंग मोर। चलिए, अब तो युद्ध की परिस्थितियां हैं, लेकिन अमूमन जब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करता रहता हूं तो पता चलता है कि वो लेबर की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और ख़ासकर स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रही पंजाब में। पंजाब के बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप मानते हैं कि ये इस वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं बाहर से जो लेबर आ रही है? क्या वजह है कि हम बच्चों को, अपने बच्चों को, पंजाब के बच्चों को इस तरफ प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं? मनु जी, माइंडसेट की प्रॉब्लम है। पंजाब के बच्चे यूके जाके काम करेंगे, कनाडा जाके काम करेंगे, अपने पंजाब में काम नहीं करेंगे। उनको नशा है बाहर जाने का। तो ठीक है, वो नशा भी अलग चीज़ है। एक बार बंदा चले जाता है तो वो फिर अपने आप को संभालने के लिए ना, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको वहाँ टिकना पड़ता है, चाहे ना भी अच्छा कर रहा हो। वो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, अपनी फेक रैपो को मेंटेन करने के लिए लोग करते हैं ये काम। बाहर से अगेन आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर लेबर नहीं है ना तो दिस इज द टाइम टू गो फॉर ऑटोमेशन। ओके। ऑटोमेशन में हमने काफ़ी चीज़ें डेवलप की हैं ऑटोमेशन के ऊपर, जिसमें लेबर इंटेंसिव काम ख़त्म हो जाते हैं। ओके। बट सारे काम ख़त्म नहीं हो सकते जब लेबर है ही नहीं। रो के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हमें तो ये ढूंढना है कि हम इसका हल क्या निकालें। ठीक है। तो आज रोबोटिक्स का ज़माना है, तो रोबोटिक्स लगाओ, मशीनों पे रोबोटिक्स काम करते हैं। जो लेबर एक मशीन पे एक काम करती है, एक रोबोटिक जो है आपकी 4 मशीनें 5 मशीनें संभालता है। तो अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, टू एक्सपैंड। तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव सोचें तो बेटर है। ठीक है। मेक इन इंडिया के तहत जो यूनिट्स लग रहे हैं, छोटे छोटे ऑक्सिलरी यूनिट्स भी कह सकते हैं हम, उसका फ़ायदा मिला? पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता मुझे कोई फ़ायदा है। कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा कभी ऐसे कांटेक्ट नहीं हुआ किसी के साथ। किसी ने आके हमें अप्रोच नहीं किया कि मैंने मेक इन इंडिया में ये प्रोजेक्ट लगाया, आप मुझे सपोर्ट करो। कोई ऐसा आया नहीं मेरे पास। ठीक है। लाइन अलग हो सकती है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है लोगों के लिए। जो मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका मिलता है कि उनके दिमाग में कुछ है तो दे कैन डेवलप। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सो दिस इज़ अ गुड आइडिया। बट मेरी लाइन में अभी तक मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया कि मैं ऐसे चीज़ कोई शुरू की है और आप ले लें हमसे। आई एम रेडी टू सपोर्ट अगर कोई आता है। ठीक है। ऐसा नहीं है मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। आपने कहा कि हम चाइना से पीछे हैं प्रोडक्शन में, क्वालिटी में। आप कोई ऐसी वजह ढूंढ पाए कि वो आगे क्यों है? क्वालिटी में हम पीछे नहीं हैं। क्वालिटी में पीछे नहीं? बिल्कुल पीछे नहीं है। ओके। क्वालिटी से हम उनसे बेटर भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ओके। इट्स ऑल अबाउट क्वांटम। उनके पास वर्ल्ड मार्केट है। अच्छा। हर कोई
चाइना 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 करता है। अब वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, चाइना से मटेरियल आ रहा है, इंडिया में बहुत आता है। हमारे पास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि हम वर्ल्ड को फीड कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम चाइना से पीछे हैं किसी भी हालत में, क्योंकि चाइना के पास बल्क क्वांटिटीज में ऑर्डर हैं, तो उनको सस्ता भी पड़ता है। यस, ये भी बात ठीक है। हम जो 1000 पीस बनाते हैं वो लाखों पीस बनाते हैं, तो डेफिनेट उनको सस्ता पड़ेगा। उनको सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक आई सेड, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है चाइना में, तो यहाँ पे भी सब कुछ हो सकता है जी, किसी भी हालत में पीछे नहीं है। अगर हम जर्मन जैसी क्वालिटी बना सकते हैं तो चाइना वाली प्राइस भी दे सकते हैं। राइट, सब कुछ हो सकता है। बहुत पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव माइंडसेट से आप काम कर रहे हैं। आपने, बहुत सारे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं, लड़ाई लग गई, बहुत काटा पड़ रहा है जी सामान, आपने उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। लड़ाई की वजह से दोबारा से जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगी उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। अगर लेबर की किल्लत है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। चाइना के मामले में भी आपने कहा कि बहुत पॉजिटिव तरीके से हम उनसे बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। अमित जी, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी में शिकायत करने की बजाय उसे अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी क्वालिटी भी मेंटेन होगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे और निरंतर तरक्की भी करते जाएंगे। आपने बेहद बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। एक लाइन में और बोलना चाहूँगा जी, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना जी, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। वेरी गुड। उसके बारे में सोच के ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। वेरी नाइस। तो हमारा ये फंडा है जी, इस पे कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसके लिए सोचना ही नहीं, उसके लिए सोचना ही, भगवान अपने आप सोचेगा क्या है। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।